हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो कि डील करेगा क्लाइमेट के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे क्लाइमेट, वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेटिक कंट्रोल के कौन से फैक्टर्स होते हैं, किन कारणों से किसी जगह का मौसम या जलवायु किस तरह बदलती है। इसके अलावा जो भारत का मानसून है वो कैसे आता है, उसका अराइवल कैसे होता है, उसका विड्रॉल कैसे होता है, ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे प्राइमरीली सीजन्स के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर और उनके पीछे की जो कहानियां हैं उनके ऊपर, और अंततः कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके आसपास का मौसम कैसा है तो आप कहेंगे वेदर ऐसा है, भाई ऐसा वेदर है। तो वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क क्या होता है? देखिए, आपके आसपास जो गर्मी या ठंड आप फील करते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, मतलब मान लीजिए गर्मियों का मौसम है, आप 38 डिग्री गर्मी फील कर रहे हैं, उस साल उस महीने गर्मी इतनी चल रही है 32-33 डिग्री सेल्सियस, तो आप कहेंगे वेदर काफ़ी गर्मी का है और 38 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ। पर अगर मैं आपसे पूछूँ क्लाइमेट वहाँ का कैसा है तो आप क्या जवाब देंगे? क्लाइमेट मतलब होता है जो मौसम की जो कंडीशंस है, जो वेरिएशंस है, वो लंबे समय से कैसी रह रही है वहाँ, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। मैं उदाहरण दूंगा कि हो सकता है आप आज जहाँ बैठे हो वहाँ का तापमान हो सकता है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस हो, पर कहा जाए कि वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है। कहने का मतलब है हो सकता है किसी दिन अगर आप शिमला जाएं और वहाँ का टेम्परेचर उस दिन 25 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए, इसका मतलब ये नहीं कि शिमला में गर्मियाँ होती हैं साल भर। उस पर्टिकुलर दिन मौसम जो है थोड़ा गर्म है, मगर वहाँ की जलवायु कैसी रहती है? साल भर ठंडी रहती है आमतौर पर। तो जलवायु जो मौसम का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन या एक लंबे वेरिएशन में होता है, उसको जब आप जोड़ के देखते हैं तो आपको जो मिलता है वो होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट लंबे समय तक गिना जाता है, सालों तक, यानी 30 साल या फिर 20 साल ऐसे डिस्टेंस पे। एक और एग्जाम्पल दूंगा, हो सकता है आप अगर दिल्ली में रहें या अगर आप चंडीगढ़ में रहें तो आपको जो गर्मी का एहसास होगा गर्मियों में, या सर्दियों में जो सर्दी का एहसास होगा, आप कहोगे कि भाई गर्मी या ठंड लगभग एक जैसी रह रही है। पिछले साल भी 38-40 थी, इस साल भी 38-40 है, बढ़ के कभी कभी 41 हो जाती है। तो ज़्यादा जलवायु में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, उतना ही टेम्परेचर रह रहा है। लेकिन अगर आप दिल्ली का टेम्परेचर पिछले 50 साल का एवरेज निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर औसतन ऑन एन एवरेज 40 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहने लग गया। पहले इतने दिन 40 डिग्री से ऊपर नहीं रहता था। तो आपके लिए मौसम शायद उतना दुखदाई ना हो, मौसम में उतनी वेरिएशन ना दिख रही हो आपको, पर जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जो आप वेदर यानी मौसम का कंपोनेंट जोड़ के लंबे समय पे देखते हो वो आपको दिखाता है उस जगह का क्या क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है? वेदर तो जो उस एटमॉस्फेयर के आपके आसपास के एरिया का जो उस समय मॉइस्चर लेवल है, जो टेम्परेचर आप फील कर रहे हैं, जो प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी है, वो उसका वेदर होता है। बारिश हो गई तो भाई बरसात का वेदर है। लंबे समय तक और लंबे फैक्टर्स को इंक्लूड करके जोड़ी जाती है। उम्मीद है आपको पता लग रहा होगा कि वेदर और जलवायु में क्या फ़र्क होता है, यानी वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है। अब एक चीज़ देखते हैं कि जब हम वेदर की बात करते हैं, वेदर का पैटर्न कितने दिनों में चेंज होगा, ये डिपेंड करता है आप कहाँ हैं। अगर आप किसी ऐसे रीजन में हैं जहाँ आप रेगिस्तान में है तो हो सकता है सुबह दिन में आपको गर्मी लगेगी, रात में आपको ठंड लगेगी। अगर आप कहीं एयर पैटर्न डिफरेंट तरह का, तो वहाँ उसी हिसाब के हिसाब से मंथली या वीकली पैटर्न चेंज होता है। हर जगह का एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो सीजन्स के हिसाब से बटी हुई होती है। कहीं के सीजन्स नॉर्मली विंटर, रेनी, समर जैसे हम देखते हैं वैसे होते हैं। कुछ रीजन में एक ही सीजन जो बहुत दिनों तक चलता है। हालांकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है इस मामले में कि हमारे पास बहुत सारे सीजन्स और हम बहुत सारे मौसम देखने को मिलते हैं, पर कई जगह सिंगुलर मौसम रह जाता है। अब एक और शब्द बड़े इंडिया के मैटर में आती है, वो है मानसून। कि भाई मानसूनी वातावरण है इस रीजन का। मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून एक शब्द है जो अरेबिक वर्ड मौसम से आता है, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, तो मानसून का अर्थ होता है जो सीजनल वेरिएशन होती है। सीजनल वेरिएशन में जो रिवर्सल, जो हवाएं उल्टा बहने लगती हैं, उसे वो लोग कहते थे मानसून, और वही अभी तक मानसून कहलाता है। यानी कि मानसून का मतलब है जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, हवाएं मुड़ जाती हैं, उन्हें आप कहते हैं मानसून। अगर आप इंडिया का मैप देखें और जब आप मानसून देखें तो आपको ऐसे रीअप्रोच करते हुए दिखाई देगा हवाओं का एक बड़ा जत्था, वही होता है मानसून। अभी इसके विषय में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, पर नॉर्मल जीके के लिए था ये कि आपको अगर कहीं पूछा जाए कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो आप बता पाए। अब आइए बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट की। इंडिया के क्लाइमेट को क्या कहेंगे आप? मानसूनल क्लाइमेट। मानसूनल क्लाइमेट कहाँ मिलता है आपको? एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट रीजन में आपको मानसूनल क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसकी क्या खास बात होती है? इसकी खास बात ये होती है कि जो विंड का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा
रिवर्स करता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, हवाएं किसी रीजन से बह रही हैं तो सिंपल नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो नॉर्थ टू साउथ जाती रहेंगी, लेकिन मॉनसूनल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हवाएं रिवर्स हो जाती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में। इस वजह से वहाँ का वातावरण बाकी एरिया के मुकाबले काफ़ी बदल जाता है, जिसके कारण आपको इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में बदलता मौसम दिखाई देगा। अभी हम इसको और डेप्थ में कवर करेंगे। तो देखिए, अगर आप इंडिया की बात करें तो समर्स की बात करते हैं। समर में क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ हैं। ठंड में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ हैं। और कोई एक रीजन होगा, जैसे अगर आप मान लें बेंगलोर का रीजन ले लें, जहाँ काफ़ी स्टेबल क्लाइमेट रहता है, या कोई समुद्र के आसपास का इलाका है, जैसे मुंबई को ही ले लें, तो वहाँ एक्सट्रीम गर्मी या ठंड नहीं पड़ती, एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। वहीं अगर आप ऊपर लद्दाख चले जाएँ या आप नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली का रीजन में आ जाए तो बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ेगी किसी रीजन में, और किसी रीजन में बहुत ज़्यादा भयानक ठंड। तो ये क्यों होता है? ये होता है वेरिएशंस की वजह से जो इंडिया में देखी जाती है। इन्हीं वेरिएशन की वजह से मॉनसूनल जो एयर विंड है उनका पैटर्न भी चेंज होता है। तो पहले देखते हैं जो वेरिएशन हम बात कर रहे हैं, इसका उदाहरण आप कैसे देख सकते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि इंडिया में हर तरह की फ्लोरा एंड फौना उपलब्ध है, चाहे वो रेगिस्तान हो, जंगल हो या फिर पहाड़ हो, और वो दिखाता है कि हर तरह का फ्लोरा फौना एग्जिस्ट करता है क्योंकि हर तरह के मौसम उपलब्ध हैं यहाँ। अब अगर इंडिया के क्लाइमेट की हम बात करें कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, मतलब अगर हमने बात कर ली गर्मी ठंडी होती है तो बरसात भी तो होती होगी, तो बरसात कैसी होती है, तो यहाँ प्रेसिपिटेशन जो होती है बरसात, वो भी सीजन और अमाउंट के हिसाब से काफ़ी वेरिएशन होता है उसमें। अक्सर जो हिमालय का रीजन है वहाँ कैसा होगा, तो बर्फ़ गिरेगी, ठीक है, और बाकी के रीजन में क्या होगी, तो बरसात होगी। उसी रीजन में अगर आप रेगिस्तान के रीजन में हैं, वेस्टर्न इंडिया के हिस्से में, तो बरसात कम होगी। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में तो बरसात बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जाते हैं तो बरसात का स्तर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा स्लीट या हेल स्टॉर्मिंग भी होती है, ओलावृष्टि से हम कहते हैं, ओले गिरना। तो ये सब दिखाता है क्या, वेरिएशन अगेन। इसके अलावा जो कंडीशन है सब कॉन्टिनेंट की, वो भी इस चीज़ के पीछे इंपैक्ट है कि भाई होता क्यों ऐसा, क्यों वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन की कहानी आपको पता लगेगी जब आप इंडिया के ज्योग्राफी के पीछे जाएंगे। अब इंडिया की लोकेशन आप देखें तो यहाँ इंडिया की लोकेशन है, एक बड़ा आगे इंडिया का ओपन ओशन है। ओशन क्या करता है, लैंड पे टेम्परेचर तुरंत बदल जाता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। पानी को टाइम लगता है, और पानी के आसपास का कोई भी रीजन जब होता है ना, तो वाटर उस बॉडी उसको क्या कहती है, कंफर्म करती है, उसको मेंटेन रखती है उसके टेम्परेचर को। तो इंडिया के आसपास एक लंबा एरिया जहाँ खुला सी है, और जो विंड पैटर्न है वो भी बहुत अलग है बाकी क्षेत्र की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ एक तो नॉर्थ इंडिया के हिमालय पर्वत है जो एक बैरियर का काम करता है, यहाँ की ठंडी हवाएं इधर नहीं घुस पाती। इस वजह से सेंट्रल एशिया की ठंडी हवाएं हैं वो कभी हिमालय पार करके इंडिया में नहीं घुस पाती। यहाँ पर एक लंबा सी कोस्टलाइन इंडिया के आसपास है, उसके बाद एक ओपन एरिया भी मिलता है, जहाँ की वजह से काफ़ी विंड पैटर्न्स आते हैं जो कि बहुत अलग प्रकार से इंडिया के वातावरण को एक नया प्रारूप देता है। इस वजह से सब कॉन्टिनेंट है उसका मौसम का पैटर्न ही दूसरा रहता है। अभी हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जब हम क्लाइमेट की बात करें तो जो प्रेसिपिटेशन होती है, जैसे मैंने आपको बोला मेघालय में 400 सेंटीमीटर होगी और लद्दाख में सिर्फ 10 सेंटीमीटर, वो दिखाती है कि कैसा कैसा डिफरेंट यहाँ पे कैसा कैसा पैटर्न होता है, कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के मौसम में वेरिएशन होती है। उसी हिसाब से बरसात का वेरिएशन भी इंडिया भर में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। अगर मुंबई में हो, बेंगलोर में हो, आप चाहे किसी भी कोस्टल रीजन में जाएँ, चाहे आप उड़ीसा के रीजन में ही चले जाएँ, वहाँ की ऐसी कोई भयानक ठंड और भयानक गर्मी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जो समुद्री एरिया है वहाँ पे समुद्र का पानी उसको काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट कर देता है कि जो विंड है, लेट्स से ये एक लैंड एरिया है और ये एक पानी का एरिया है, ठीक है, ये एक समुद्री एरिया है। जब ये लैंड में गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, तो समुद्र से ठंडी हवाएं इस साइड आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है और हाई प्रेशर से हवाएं इस साइड आ जाती हैं। और जब यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हवाएं इस साइड बढ़ जाती हैं, क्योंकि तब यहाँ समुद्र के ऊपर लो प्रेशर बन जाता है, तो वो हवाएं किधर किधर मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसी कारण से आप देखते हैं कि जो भी कोस्टल एरियाज है वहाँ कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होगा। इस वजह से वहाँ के रहन सहन में भी आपको ऐसा दिखाई देता है कि भाई स्वेटरों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता कोस्टल एरियाज़ में, या बहुत ज़्यादा तगड़ी गर्मी नहीं पड़ती वहाँ। तो अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्यों, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि समुद्र के आसपास के रीजन में रेगुलेट हो जाएगा टेम्परेचर, पहाड़ी रीजन में ठंड ज़्यादा पड़ेगी, पर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए, किसी भी जगह के क्लाइमेट को 6 चीज़ें कंट्रोल करती हैं मेजरली। एक होता है लैटिट्यूड, फिर होता है ऑल्टीट्यूड, फिर होता है प्रेशर, वहाँ का विंड सिस्टम, सी से कितना डिस्टेंस है, जिसे हम कॉन्टिनेंटैलिटी भी कहते हैं, कितना डिस्टेंस सी से है,
ओशन करंट्स कैसे बहते हैं और रिलीफ फीचर्स क्या है, ये प्रमुख कारण है किसी भी जगह के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। अब आप कहेंगे भाई ऑल्टीट्यूड या लैटिट्यूड से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं आप डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स है। कोई देश अगर इस रीजन में यहाँ पड़ रहा है, वेस्ट एशिया के रीजन में यहाँ पर पड़ रहा है कोई रीजन, कौन कौन से देश होते हैं यहाँ मैप देख के बताइए, ठीक है। आपको वेस्ट एशिया का हिस्सा है, यहाँ का टेम्परेचर देखिए कैसा होगा, और अगर आप इधर नीचे रीजन देखें या अमेरिका के इस एरिया के रीजन को देखें तो कैसा टेम्परेचर दिखेगा आपको, अलग अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड जैसा जहाँ होगा वैसे ही उतनी ज़्यादा वहाँ पे सनरेज पड़ेंगी, वहाँ टेम्परेचर उतना ही ज़रा डिफरेंट होगा। अगर कोई देश ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ट्रॉपिकल रीजन कहाँ है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, इस रीजन में अगर कोई देश है तो वहाँ धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, काफ़ी देर तक सनलाइट पड़ती है और वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। और अगर आप टेम्परेट रीजन में जाएंगे, ये जो रीजन है टेम्परेट रीजन, जिसे कहते हैं कि यहाँ कम फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर में, कम एक्सट्रीम वेदर होता है, काफ़ी एक संतुलित वातावरण होता है। इस वजह से यहाँ जो टेम्परेचर है वहाँ पे कई एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं देखने को मिलते। और यहाँ पे कौन कौन से रीजन पड़ता है, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ का रीजन पड़ेगा, आपके अलग अलग देश ऐसे पड़ेंगे जहाँ पर काफ़ी आदर्श मौसम रहता है रहने के हिसाब से। इसके बाद पोलर रीजन में अगर आप जाएँ तो बहुत भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ेगी, वहाँ रहना और मुश्किल हो जाता है। तो ट्रॉपिक्स के बदले आपको जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे रहना ज़्यादा आसान होता है, और पोलर रीजन में आपको रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये देख रहे हैं लैटिट्यूड के हिसाब से जगह जगह का टेम्परेचर बदलता रहता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है, जबकि जो टेम्परेट रीजन है वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ये कहानी आपको दिख रही है यहाँ कि पोलर सेल्स कैसे बनते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि जो ये सेल्स हैं इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो पहले देखते हैं कि जो 6 फैक्टर्स हैं वो कैसे कैसे इंपैक्ट करते हैं। लैटिट्यूड के बारे में जाना, अब देखते हैं ऑल्टीट्यूड के बारे में। मान लीजिए कोई आदमी कोई देश में पहाड़ के ऊपर है, हाई लैटिट्यूड पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है वो जगह, तो वहाँ कैसा होगा, वहाँ प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अगर आप किसी प्लेन में है, किसी सी लेवल के पास ज़्यादा रीजन में, वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आप कभी पहाड़ी रीजन पर जाएँ तो हो सकता है आपकी नाक से खून बहने लग जाए अगर आप आदी नहीं हो जगह पर जाने पर। तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है एल्टीट्यूड का इंपैक्ट कैसे होता है टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा क्या, विंड सिस्टम, अगर कोई समुद्री एरिया के पास है जहाँ गर्म हवाएं बहती हैं तो वहाँ क्या माहौल होगा, वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। कोई अगर ओशन करंट बहता है कहीं से तो ओशन करंट का अलग इंपैक्ट होता है। इस आप रीजन को देखें, यहाँ बहुत रेगिस्तान होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ओशन करंट है वो ऐसा प्रभाव डालती है। इसके अलावा जो रिलीफ फीचर है, किसी रीजन के पास पहाड़ हैं जहाँ बादल टकरा के बारिश कर देते हैं तो वहाँ काफ़ी हरियाली होगी, और वही उस पहाड़ के दूसरी साइड जहाँ बादल नहीं पहुँच पाते वहाँ पर क्या होगा, लीवर्ड साइड से कहते हैं। अगर एक पहाड़ है, मान लीजिए यहाँ एक पहाड़ है ऐसा, ठीक है, यहाँ बहुत सारे बादल आ रहे हैं और ये इस पहाड़ से टकरा के यहाँ बारिश कर दे रहे हैं, तो पहाड़ के इस साइड तो कोई बादल जा नहीं पाएगा, तो यहाँ काफ़ी सूखा एरिया रह जाएगा। और यहाँ पर लीवर्ड साइड जो है ना, उल्टी साइड, यहाँ पर पानी की बिल्कुल कमी रहेगी और ये रीजन पूरा पानी से भरा हुआ रहेगा, बाढ़ भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पर एक रीजन पूरा सूखा हुआ सा होगा। वो क्यों होता है, वो होता है किसकी वजह से, रिलीफ की वजह से। कैसे, वहाँ की किस जगह पे आप हैं, हो सकता है कोई एक बिल्कुल ही रेगिस्तानी इलाका हो, प्लेन रीजन हो, जहाँ बादलों को टकराने के लिए कुछ ना हो, तो वो क्लाउड बहते हुए चले जाते हैं आगे के साइड में। कोई रीजन ऐसा है जैसे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे पहाड़ आपको फनल शेप बनाते हैं, जहाँ बादल घूमते रह जाते हैं और बार बार टकरा कर बारिश करते हैं उस रीजन में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं रिलीफ फीचर भी इस तरह काम करते हैं। तो अब इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए पहली पॉइंट जो आ रहा है कि क्लाइमेट कंट्रोल में आप क्या करेंगे, इंडिया अर्थ का जो आप कर्वेचर देखते हैं, जो अर्थ की शेप है उसके हिसाब से आप देखेंगे कौन सा रीजन है जहाँ सर्वाधिक धूप पड़ेगी। जहाँ सर्वाधिक धूप पड़ेगी वहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा वहाँ पर आपको वाष्पीकरण या एवेपोरेशन देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे वहाँ का टेम्परेचर उस प्रकार से बदलता चला जाएगा। तो जैसे ही आप अर्थ की सरफेस से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर लेस डेंस हो जाएगा और थोड़ा टेम्परेचर कम मिलेगा। यानी ट्रॉपिकल से ऊपर जब जाएंगे आप तो कैसा टेम्परेचर मिलेगा, ठंडा टेम्परेचर मिलेगा, गर्मी एक्सट्रीम नहीं होगी, जिसकी हमने बात करी अभी। और अगर हम उसके बाद देखें जो ऐसे देश हैं, आप कंपेयर करिए कौन सा देश है जो टेम्परेट रीजन में है। लेट्स से आप यूके की बात करें, लेट्स से आप साउथ अफ्रीका की बात करें, जो टेम्परेट रीजन में पड़ता है, कंपैरेटिवली इंडिया से बात करें या कीनिया से बात करें तो कैसा टेम्परेचर है वहाँ, ज़्यादा है या ज़्यादा एक्सट्रीम है या फिर काफ़ी बैलेंस्ड है। तो आपको बैलेंस दिखाई देगा। फिर अगले पॉइंट आता है एल्टीट्यूड की। जब हम बात करें तो कोई पहाड़ी का रीजन है वहाँ कैसा टेम्परेचर दिखेगा, आपको कम दिखेगा कंपैरेटिवली जहाँ एल्टीट्यूड कम है वहाँ के मुकाबले। तो आप देख रहे हैं जो बेसिक कॉमन सेंस की बात होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आ रहा है वो है कि क्या सी का कितना इंपैक्ट होता है किसी क्लाइमेट के ऊपर। सी क्या करता है, मॉडरेट करता है क्लाइमेट को, कभी गर्मी ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, कभी ठंड को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पहले भी बताया, पानी को गर्म होने और ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो कोई सी अगर है, एक लंबी वाटर बॉडी है आसपास, तो लैंड का रीजन जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जब गर्म हो जाएगा तो ये सी जो है वो ठंडी रहेगी। तो यहाँ लैंड पे जो है
क्योंकि गर्मी की वजह से लो प्रेशर हो जाता है, तो लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से हवाएं आ जाएंगी, इसको ठंडा कर देंगी। जब यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो समुद्री रीजन हल्का गर्म रहेगा, तो यहाँ की हमारे समुद्र की तरफ चली जाएंगी, तो ये रीजन थोड़ा उतना ठंडा नहीं रह पाएगा। तो क्या इम्पैक्ट करता है सी करता है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस करता है किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस उस जगह कम होता जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ महाराष्ट्र का मुंबई का रीजन जो है वो बिल्कुल समुद्र के पास है, तो क्लाइमेट काफ़ी कम रहता है। और आप जितना दूर जाएं, आप नॉर्थ साइड घुसते चले जाएं इंडिया के मैप में, तो आपको दिखेगा और ज़्यादा वेदर कंडीशन एक्सट्रीम होती जाती है। अब राजस्थान तक आ जाएं तो आपको देखने को मिलेगा, अब दिल्ली चले जाएं तो आपको देखने को मिलेगा, यूपी के रीजन में चले जाएं आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कहानी होती है जहाँ वो जो समुद्री इलाका है वहाँ जो मॉडरेशन होता है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, यानी कि समर्स में बहुत गर्मी और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड किसके अंदर होगी, जो कॉन्टिनेंटैलिटी का रीजन है, यानी जो अंदर का रीजन है, अंदरूनी किसी कॉन्टिनेंट के अंदर का रीजन। मैं फिर से इस मैप पे आपको दिखाता हूँ कि जो अंदर का रीजन है ना, यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्से में, यहाँ कॉन्टिनेंटैलिटी होती है। जबकि जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे ओशंस क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट कर देते हैं। अभी देखिए ऐसी क्लाइमेट कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि वो रोटेट करता रहेगा और कभी एक्सट्रीम टेम्परेचर इस रीजन में नहीं आने देगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो है क्या है कि ओशन करंट्स का। ओशन करंट्स क्या करते हैं, ओशन करंट्स क्या करते हैं, ओशन करंट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पूरी धरती के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, टेम्परेचर को बदलने के लिए भी एक तरह से। देखिए ये रीजन अगर यहाँ आप देखें, जो इक्वेटर का रीजन यहाँ आसपास है, ट्रॉपिकल रीजन अगर आप देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा सनरेज पड़ती हैं इस रीजन में, तो यहाँ बहुत बड़ा समुद्री एरिया भी है। ये इलाका समुद्र का कैसा होगा, गर्म हो जाएगा। जब ये एरिया गर्म होगा तो ओशन के ऊपर करंट्स बनती हैं, यानी जो विंड्स के साथ ये जो पानी है ये भी मूव करता है, वाटर करंट। ये जो करंट मूव करेगा तो जो आपको ये ब्लैक या रेड में दिख रहा है वो है गर्म पानी, वो इस शोर से यहाँ जाएगा, इस रीजन में बहता हुआ गर्म पानी जाएगा, फिर यहाँ आते आते ठंडा हो जाएगा, फिर ये ठंडा पानी इस साइड से ऊपर आ जाएगा। तो ये जो एक सर्कुलर पैटर्न आपको हर तरफ देखने को मिलेगा कि गर्म पानी आपको जो इक्वेटर या ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ से अंदर की तरफ जाता है, तो यहाँ का गर्म पानी वो बाकी रीजन्स में लेके जाता है। और जो पोलर रीजन है इधर का, जहाँ सनरेज नहीं पहुँचती, पानी ठंडा रहता है, वहाँ का ठंडा पानी इधर से आएगा और जो रीजन गर्म हो जाएगा उसको फिर ठंडा कर देगा। तो जो इतना बड़ा वाटर का एरिया, इतना सारा पानी जो साथ में ट्रैवल करेगा, गर्म पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, ठंडा पानी उधर से इधर आ रहा है, तो वो अपने साथ साथ उस पूरे रीजन के टेम्परेचर को, रीजन के एयर पैटर्न को काफ़ी बुरी तरह प्रभावित करता है। और उसी प्रभाव के कारण जब भी ये कोई गर्म पानी की लेट्स से एक लहर यहाँ से गुजरी, ओशन करंट, तो इस पूरे रीजन पर उसका प्रभाव होगा। तो इस पूरे रीजन को जमने नहीं देगी, कभी बर्फ़ नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अगर बर्फ़ कहीं पड़ी भी हो तो जैसे ये कनाडा का रीजन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और ये रीजन फॉकलैंड का स्पेसिफिकली जम जाता है। तो जब यहाँ से ओशन करंट गर्म पानी के आते हैं तो उस पूरे बर्फ़ को पिघला देते हैं। इसके साथ गर्म हवा भी आती है जो बर्फ़ को पिघला देती है, इसलिए वहाँ पर उस समय के बाद खेती हो पाती है या ट्रैवल करना आसान हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि साथ में ओशन करंट्स बह रहे हैं। तो आप किस रीजन में है वहाँ ओशन करंट्स का उतना ही बड़ा रोल रहता है। अगर मान लीजिए आप जापान के रीजन में हैं तो ओयाशियो या कुरुशियो का रोल होगा। अगर आप जैसे साउथ अमेरिका में पेरू की साइड से, तो पेरुवियन करंट आएगी तो वो ठंडा पानी लेके आएगी, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। डाइसेक्टेटिव इम्पैक्ट होता है, यानी उस रीजन को ठंडा कर देती है पूरी तरह से। इसलिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम बारिश इस रीजन में होती है, क्योंकि यहाँ ठंडी हवाएं बहती इस रीजन से, क्योंकि कोल्ड करंट यहाँ के हिट करती है। तो हर रीजन पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट कंट्रोल होता है, अलग अलग तरह की वाटर वेज जहाँ जिस हिसाब से घुसेंगी उस हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, ये एक पोर्शन हुआ क्लाइमेट कंट्रोल का। आप कहेंगे आप इंडिया में क्या इंपैक्ट है इसका, तो इंडिया को हम स्पेसिफिकली आगे कवर करेंगे। एक बार इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर हम इंडिया को अलग से डिस्कस करेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है कि रिलीफ का क्या रोल है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स से एक पहाड़ है, इसकी साइड किसी बादल टकरा रहे हैं, यहाँ बारिश हो रही है, पानी, अगले साइड बादल जाके किसी चीज़ से टकरा नहीं पाएंगे तो पूरा सूखा एरिया। एक और काम ये करते हैं कि कभी कभी जो पहाड़ का रीजन है वो किसी बड़े से एयर फ्लो को आने से रोकते हैं। कोई ठंडी हवा का झोंका लंबा सा आ रहा है, उसको रोक देंगे तो ये रीजन बचा रहेगा, या कोई तगड़ी एक बर्फ़ का झोंका नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हिमालय, वो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के कोल्ड वेव से। तो इस तरह से जो रिलीफ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी क्लाइमेट के हिसाब से। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा एक पॉइंट क्या बच रहा था, क्या पॉइंट था हमारा? पॉइंट था लैटिट्यूड, जो हमने देखा कैसे रोल प्ले करता है, एल्टीट्यूड वो भी देखा, प्रेशर और विंड सिस्टम भी देखा, डिस्टेंस फ्रॉम सी भी देखा, ओशन करंट्स भी देखे और रिलीफ फीचर्स भी देखे। सबका रोल हमें पता लग गया क्या रोल है वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट को चेंज करने में। अब इंडिया स्पेसिफिकली देखते हैं क्या क्या रोल होता है। पहली बात आती है लैटिट्यूड की।
इंडिया का लैटिट्यूड का, इंडिया की लोकेशन का मुझे आप बताइए। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है ऑलमोस्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच गुजरता है। किन कंट्रीज से गुजरता है आप मुझे बताइए, किन किन कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ये आप मुझे बताइए। तो जो इंडिया के रीजन को ट्रॉपिकल एरिया में बांटती है, साउथ का रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बीचों बीच जाता है, उसके बाद जो नीचे का रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है। और नॉर्थ में इंडिया का क्या है, हिमालय पहाड़ है। तो वो हिमालय का पहाड़ बाकी के ठंडे रीजन की हवाएं इधर घुसने नहीं देगा। और नीचे का जो रीजन है हमारा वो कैसा है, ट्रॉपिकल रीजन है। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा, ट्रॉपिकल होगा। ट्रॉपिकल रीजन की क्या कहानी होती है भाई, कि वहाँ पे अच्छी खासी धूप मिलती है, जो आपको पता ही इंडिया में मिलती है। इसका प्रभाव क्या होगा कि क्योंकि जो इंडिया का रीजन ट्रॉपिकल है तो बरसात काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, और ऊपर माउंटेन्स हैं, इस वजह से वहाँ पे आपको ठंडी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ट्रॉपिक्स का फ़ायदा क्या होगा, सनरेज रहेंगी, सनलाइट रहेगी, लाइट के साथ एवेपोरेशन होगा, मतलब बारिश ज़्यादा होगी, तो इस वजह से उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ में क्या दिखेगा आपको, पहाड़ियाँ दिखेंगी, 6000 मीटर से ऊपर तक की एवरेज हाइट वाले माउंटेन्स दिखेंगे। तो वहाँ कैसा टेम्परेचर होगा, बिल्कुल ठंडा। अगर आप इंडिया के जो कोस्टल एरियाज में जाएंगे, वहाँ एलिवेशन, वहाँ कैसा रहेगा, ओशन क्या रोल प्ले करेगा, वो मॉडरेट करेगा टेम्परेचर को, मॉडरेटिंग इम्पैक्ट डालेगा। और क्योंकि इंडिया इतनी लंबी कंट्री है, तो ये जो ओशन का साइड है, कोस्टल एरिया, यहाँ तो ओशन का मॉडरेटिंग इम्पैक्ट होगा, पर जो अंदर का इलाका है वहाँ कॉन्टिनेंटैलिटी का इम्पैक्ट होगा। मतलब उस पर इस ओशन का काम नहीं होगा। यहाँ आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर, गर्मी का ठंड का दोनों देखने को मिलेगा। चाहे आप मध्य प्रदेश जाएँ, चाहे आप उत्तर प्रदेश जाएँ, चाहे आप बिहार जाएँ, चाहे आप दिल्ली जाएँ, चाहे आप पंजाब जाएँ, उस रीजन पे पूरा का पूरा जो आपको इम्पैक्ट है वो किस चीज़ का दिखाई दे रहा है, वहाँ आपको कॉन्टिनेंटैलिटी का इम्पैक्ट दिख रहा है, ना कि सी मॉडरेशन का। और उसके ऊपर नॉर्थ में हिमालय है। हिमालय क्या करेगा, बाहर की ठंडी हवाओं को रोकेगा। तो एक अलग प्रकार का यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर बन रहा है जो काफ़ी अलग है, क्योंकि जो इंडिया का ऑल्टीट्यूड है वो भी हर रीजन में अलग अलग है, इसलिए आपको भारी भारी अलग अलग प्रकार के आपको टेम्परेचर के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब हर चीज़ इस मैप से देखिए, लैटिट्यूड ट्रॉपिकल भी है, ऊपर आपको नॉर्थ में हिमालय भी बचा रहा है। एल्टीट्यूड, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, यहाँ का कुछ और रहेगा, कोस्टल रीजन का कुछ और रहेगा। रिलीफ फीचर्स, यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स में आपको पता है लीवे साइड में बारिश नहीं होती, इधर सारी बारिश हो जाती है। उल्टी साइड जो इलाका है पेनिनसुला का, वहाँ बारिश नहीं होती, इसलिए पानी की कमी रहती है, इसलिए पेनिनसुलर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऊपर आपकी हिमालयन रिवर्स बहती हैं जहाँ साल भर पानी होता है, नीचे आपकी पेनिनसुलर रिवर बहती हैं जिनमें साल भर पानी नहीं होता, वो सीजनल रिवर्स हैं। इस वजह से पानी की किल्लत इस रीजन में होती है, तो इसलिए नदियों को लेकर काफ़ी विवाद है। डिस्टेंस ऑफ सी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, कोई अगर कोस्टल एरिया है तो वहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना रहता है। आप जैसे जैसे दूर हटते जाएं उसी प्रकार से वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी एक्सट्रीम होता चला जाता है। इसके अलावा लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक रोल प्ले करता है। अगर आप इस रीजन में आए तो यहाँ से जब हवाएं घुसती है तो नॉर्थ ईस्ट के पास क्या होता है, एक फनल इफेक्ट होता है। यहाँ पे आपको पता है कौन कौन सी पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में, मुझे बताइए, फेमस 3 है। गारो खासी हिल्स टाइप, जो जयंतिया टाइप पहाड़ियाँ हैं, ये सारी पहाड़ियों के बीच में एक फनल इफेक्ट होता है। चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में हवा घुसती है, उनमें बादल घूमते रह जाते हैं और बार बार टकरा के बारिश करते हैं। इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगर आप राजस्थान में जाएँ तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बादल यहाँ से फ्लो करके पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, तो राजस्थान में बारिश नहीं होती। यहाँ वेस्टर्न घाट में आपको घाट बने हुए, तो यहाँ बादल टकरा के एक साइड पानी बरसा रहे हैं, दूसरे साइड लीवे साइड है, वहाँ बारिश नहीं होती। तो इस तरह आप देख रहे हैं इंडिया का जो टेम्परेचर, जो लोकेशन है वो इंडिया को काफ़ी अलग बनाता है। इसलिए इंडिया में आपको हर तरह के जो तापमान है, हर तरह का जो आपको वेदर है या मौसम है या सीजन है वो देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्यों इंडिया का टेम्परेचर ऐसा वेरिएशन के साथ आपको देखने को मिल रहा है, तो आप ये 6 रीजन बता सकते हैं कि लैटिट्यूड का क्या रोल है, एल्टीट्यूड का क्या रोल है, सी के साथ लोकेशन का क्या रोल है, प्रेशर विंड्स का क्या रोल है। अब जब हम ओशन करंट्स की बात करेंगे तब हम वहाँ पर मानसून का रोल देखेंगे क्या होता है। अभी हम बात करते हैं प्रेशर एंड विंड्स का, दबाव और हवा का क्या रोल है। अगर हम इंडिया के स्पेसिफिकली देखें कि इंडिया का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें क्या कहानी है, क्या प्रेशर विंड्स और जो उनका प्रेशर है वो उसका क्या इम्पैक्ट है, तो देखिए वो 3 तरह से इंडिया को इम्पैक्ट करती हैं। एक प्रेशर और सरफेस विंड्स, दूसरी अपर एयर सर्कुलेशन और तीसरी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये 3 प्रमुख प्रेशर और विंड्स का कमाल है जो इंडिया के टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है। अब कैसे करता है वो भी हम देखते हैं। अब अगर हम प्रेशर और विंड की पूरी कहानी समझना चाहते हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है। इंडिया की लोकेशन जिस पोजीशन पर है उसके ऊपर बहुत सारा एरिया, लेट्स से ये इंडिया का मैप है, तो इसके ऊपर आपको हिमालय दिख रहा है, फिर यहाँ तिब्बत का रीजन आता है चाइना वाला, और बहुत बड़ा लैंड एरिया है। और इस साइड भी इंडिया के अगर आप वेस्ट में जाएँ तो पाकिस्तान के बाद आपको ईरान और ये पूरा एशियन रीजन है, तो लगभग ज़मीन ऊपर बहुत सारी है, फिर सेंट्रल एशिया आ जाता है।
और इंडिया के ठीक नीचे क्या है, ओशंस है। तो जैसे हमने ओशंस और लैंड के डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा है कि थोड़ा टेम्परेचर का दबाव अलग अलग होता है, जब विंड बहेंगी या ओशन करेंट्स मूव करेंगे तो टेम्परेचर बदल जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी लोकेशन। अब इंडिया जिस रीजन में है ना, वहाँ पर हमेशा बहती है एक हवा जिसका कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ये ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि सब ट्रॉपिकल हाई विंड एरिया से आती हैं और वहाँ से बहती हैं। तो नॉर्मली जो ट्रेड विंड्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्ली होती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उधर से आती हैं और ये साउथ की तरफ बहती हैं। मगर उनको कोरियोलिस फोर्स की वजह से हल्का झुकाव हो जाता है, वो थोड़ा झुक जाती हैं और वो मूव कर जाती हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ। अब यहाँ आपको सुनने में थोड़ा अभी लग रहा होगा क्या है लो प्रेशर एरिया, कहाँ हाई प्रेशर एरिया, क्या कोरियोलिस फोर्स है। तो भी हम इसको देखते हैं क्या क्या है ये कहानी। तो इतना याद रखिए कि जो रीजन है इंडिया का, वहाँ नॉर्थ वेस्टर्ली ट्रेड विंड बहती है, तो पता है आपको कि ये बह रही है। और क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से आती है हवा, लेकिन ये साउथ में है तो थोड़ा मुड़ जाती है राइट की साइड में। जब कोरियोलिस फोर्स लगता है तो जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ना, जो हवा वो राइट की तरफ मुड़ती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। इस वजह से ये थोड़ा मुड़ जाती है, पर यहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम लाती है अपने साथ। अब क्या है ये कहानी, जरा देखते हैं। देखिए पहले देखते हैं व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। एक फोर्स लगता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ जो है वो रोटेट कैसे करती है, एक एक्सिस में रोटेट करती है अर्थ। लेट्स से अर्थ का रोटेशन एक्सिस है। अर्थ जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो एक एपरेंट फोर्स लगता है उसके ऊपर, और अर्थ की रोटेशन की वजह से अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से हवा जो है डिफ्लेक्ट कर जाती है, हवा मुड़ जाती है। अगर कोई झूले पे झूल भी रहा होगा ना, तो आप उसकी गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बेंड हो रहा है कहीं से। ठीक है, तो वो बेंड जो होता है ना, वो वैसा ही बेंड हवाओं के साथ भी होता है। तो जो एक फोर्स है अर्थ की रोटेशन की वजह से, जब हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से हवाएं जो हैं वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है, यानी बाएं हाथ की तरफ, और साउथ में जो है वो दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाएगी। अगर इधर से आ रही है तो हवा इधर झुक जाएगी, और अगर इधर से आ रही है तो हवा इस साइड झुक जाएगी। तो हवा का झुकाव साउथ के हेमिस्फीयर में किधर होगा, लेफ्ट के साइड, और नॉर्थ के हेमिस्फीयर में किस साइड होगा, राइट के साइड। तो ये तो हो गया कोरियोलिस फोर्स। उम्मीद है समझ आ गया होगा। रोटेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण हवाएं थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। नहीं तो सीधा ऐसे ऐसे आती हवाएं, वो सीधे जाने के बजाय हल्का इधर मुड़ जा रही हैं, और इधर सीधा आने वाली हवाएं थोड़ी इधर मुड़ जा रही हैं। ओके, ये ऐसे आना था पर अब मुड़ किधर रही है, इधर। जिनको यहाँ जाना था सीधा, वो मुड़ के यहाँ चली जा रही हैं। इन्हीं की वजह से यहाँ प्रेशर्स बन जाते हैं, प्रेशर पॉइंट बन जाते हैं, और सेल्स बन जाते हैं अर्थ के चारों तरफ। इस वजह से जो मूवमेंट जैसी नॉर्मली होनी चाहिए आइडियल अर्थ की वजह से होती नहीं है। अब वो कहानी क्या है, तो ये देख, अगर अर्थ नॉर्मली ऐसे होती, आइडियलाइज पोजिशन होती, तो आपको ऐसे वेस्टर्लीज बहती यहाँ से यहाँ, वेस्टर्लीज इधर से बहती हैं, पोलर हाई यहाँ पे होते हैं, हाई प्रेशर एरिया जहाँ से हवाएं इस तरफ बहती हैं। ये सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट है। फिर यहाँ से आपके नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड बहती है, जो मैंने आपको बताया था, जहाँ इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड के रीजन में। फिर एक ITCZ का जोन आता है। फिर नीचे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, सब ट्रॉपिकल हाई है और वेस्टर्लीज है। ये बेसिक कहानी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन रोटेशन है, कोरियोलिस इफेक्ट है, इस वजह से जो मूवमेंट है वो बदल जाती है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। और जो पोलर सेल्स फॉर्म होते हैं, इनका प्रेशर पॉइंट क्या करता है, हवाओं को मोड़ देता है, और जो आकार है वो इस तरह का बनता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके बाद कि जो हमने पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अर्थ की लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के एरियाज में। ठीक है, तो अर्थ कहाँ पर है, अर्थ में इंडिया कहाँ पर पड़ेगा। लेट्स से ये तो कह रहा अमेरिका का ठीक उल्टे साइड में अगर आप देख लें तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड के एरियाज में, इधर के रीजन में पड़ता है इंडिया। लेकिन कोरियोलिस फोर्स पड़ेगा तो हवाएं साउथ हेमिस्फीयर में किधर घूमेंगी, राइट की तरफ, और वो मूवमेंट होकर किधर जाएंगे, इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर में क्या बन रहा है, लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इक्वेटर में धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है साल भर, इस वजह से वहाँ लो प्रेशर एरिया पड़ता है। और ख़ास बात कोरियोलिस फोर्स की, एक खास बात है, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो होता है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है। ठीक है, पोल वर्ड ये ज़्यादा होता है क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है उसमें अर्थ के सेंटर पे बहुत कम कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट होता है। कोरियोलिस फोर्स पोल वर्ड आप जैसे जाएंगे उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो जो विंड हमने अभी देखी वो डिफ्लेक्ट हो रही है साउथ में राइट की तरफ, और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है वो थोड़ी इस तरह से फॉर्म करके आपको डिफ्लेक्ट हुए जा रही हैं। तो वो लैंड की तरफ से आती है, तो हवाएं में पानी कम होता है, ज़्यादातर लैंड के एरिया से आती है, इसलिए पानी कम लाती हैं। लेकिन जो अभी हमने देखा डिफ्लेक्शन की कहानी, और जो प्रेशर पॉइंट बन रहा है अलग अलग रीजन्स पे, वहाँ आप गौर करेंगे कि जब गर्मियों का सीजन आता है तो जो हिमालय का रीजन है इंडिया के पास, लेट्स से ये इंडिया का लोकेशन है, यहाँ हिमालय है नॉर्थ में, हिमालय के बाहर तिब्बत का बहुत बड़ा रीजन है जो पूरी तरह गर्म हो जाता है। तो गर्म होगा तो क्या होगा, वहाँ लो प्रेशर एरिया बनेगा। और इंडिया में खुद ब खुद इंडिया के रीजन में भी नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, यहाँ
इस रीजन में यहाँ भी एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, इधर भी लो प्रेशर है, इधर भी लो प्रेशर है, बीच में हिमालय है। तो जो एयर की मूवमेंट है वो साउथ के हाई प्रेशर एरिया से जो एयर आ रही है, हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, साउथ इंडियन ओशन में, ठीक है। लेट्स से सदर्न इंडियन ओशन यहाँ पर है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन रहा है। फिर एक और ड्रॉ करता हूँ इमेज में, ये इंडिया है, ये हिमालय है, यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, यहाँ पर भी एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, और ये जो रीजन है सदर्न इंडियन ओशन, यहाँ पर एक हाई प्रेशर एरिया बन रहा है। तो क्या होगा, एयर आएगी यहाँ, ठीक है, एयर कोशिश करेगी कि वहाँ पहुँचने के लिए। तो एयर कैसे पहुँचेगी, तो जो एयर का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। वो इक्वेटर को क्रॉस करते ही, मतलब से ये इक्वेटर है, इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, तो इक्वेटर से आते ही वो राइट की तरफ टर्न हो जाएंगी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घुस जाएंगी। तो साथ साथ बहुत सारी हवाएं लेके आती हैं वो, तो इसे आप साउथ वेस्टर्न मानसून विंड भी कहते हैं। अब ये कैसे होती हैं, क्योंकि ओशन से उड़ के आई होती है तो बहुत सारा मॉइस्चर साथ लाती है, नमी, तो इस रीजन में बहुत बारिश करवाती है वो। एक बार एक तस्वीर से देखने की कोशिश करते हैं क्या कहानी है। देखिए ये नीचे कहीं पर आपका क्या था, हाई प्रेशर एरिया था, यहाँ आपका ऑलरेडी एलपी बन रहा है लोअर प्रेशर एरिया, यहाँ भी आपका लो प्रेशर एरिया बन रहा है। हवाएं यहाँ से आके डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं और ये घूम के दोबारा इधर आ जा रही हैं। इनको जाना था यहाँ, आ रही है यहाँ। जो डिफ्लेक्शन है मानसून की वजह से रिवर्स हो रही है हवाएं, क्यों, क्योंकि भाई एक तो यहाँ लो प्रेशर है, दो लो प्रेशर बन रहे हैं और मूव करके इधर आ जाती हैं, तो इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। अब देखिए कितनी दूर से आ रही हैं और कितना सारा नमी और समुद्र के एरिया क्रॉस करके आ रही हैं, तो बहुत नमी लाती हैं, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो बहुत सारी बारिश लाता है। और इंडिया की मैक्सिमम बारिश साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो इस साइड के रीजन से आ रहा है, जैसे आपको बताया था, क्योंकि लैंड के एरिया से ऊपर से आ रहा है तो साथ में ज़्यादा नमी नहीं ला पाएगा, क्योंकि कोई वाटर बॉडी नहीं है जहाँ से आते टाइम हवाएं साथ में पानी या मॉइस्चर उठाते आएँ एवेपोरेशन के थ्रू, तो वो लैंड के ऊपर से आ रही है, इसलिए ज़्यादा बारिश करती नहीं है। लेकिन जब वो एरिया यहाँ घुसता है इस रीजन में, ठीक है, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ से आ रहा होता है, जब यहाँ इस रीजन में आता है तो वहाँ इसको पानी मिलता है, वो पानी पिक करता है और फिर जब रिटर्न करते टाइम यहाँ से निकलता है, तो साउथ इंडिया में दिसंबर के टाइम में बहुत तेज़ बारिश होती है, क्योंकि जब रिट्रीट होता है पानी का वहाँ से तो बहुत सारी मॉइस्चर यहाँ से पिक करके वो इस रीजन में गिराते हुए जाता है। मैं एक बार फिर सिंप्लीफाई करता हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट का मानसून आता है, जब हवाएं यहाँ से आती हैं, और नॉर्थ देख रहे हैं ITCZ कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पर आके हवाएं मिलती हैं उस रीजन में, तो यहाँ पर है, तो हवाएं इधर से आती हैं और कोशिश करती हैं यहाँ जाने की लो प्रेशर एरिया में, तो इसलिए यहाँ बरसात करते हुए जाती है वो। लेकिन क्योंकि वो लैंड रीजन से आ रही हैं तो साथ में मॉइस्चर नहीं लाती। जब साउथ वेस्ट मानसून का सीजन आता है तब क्या होता है, ITCZ खिसक के इधर चला जाता है, दो लो प्रेशर एरिया बन रहे होते हैं। हवाएं हाई प्रेशर एरिया कहाँ बन रहा होता है, साउथ इंडियन ओशन में, जहाँ से हवाएं आती हैं डिफ्लेक्ट करके इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की तरफ और यहाँ तगड़ी बारिश कराती हैं, जो कि है साउथ वेस्ट मानसून। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं कि जब ये आपने मानसून समझा और आपने समझा कि डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट, डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स था, नहीं तो सीधी सीधी हवाएं बहती। वो टर्न जो घुमाव हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। ये तो हो गई वो विंड्स जो बह रही हैं ओशन के साथ साथ और डिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी कहानी। लेकिन अर्थ का जो अपर एटमोस्फेयर है ना, वहां पर भी एक तेज हवा परमानेंटली बहती है, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्लीज, जिसे हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम बहती हैं अपर एटमोस्फेयर में, मतलब ट्रोपोस्फेयर के रीजन में, और ये 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे बहती है मोस्टली, और इन्हें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से बहती है। जेट स्ट्रीम की एक तस्वीर देखते हैं कैसे मूव करता है ये। यहाँ पर ऐसे स्ट्रीम्स बहती हैं हवाओं की अपर ट्रोपोस्फेयर के रीजन में, और यहाँ पे लगभग 12,000 किलोमीटर की हाइट पे बहती हैं, और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 110 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर के बीच में एवरेज इनकी स्पीड रहती है, जो ठंड में थोड़ी घट जाती है, जो 18 के आसपास पहुँच जाती है घटते टाइम भी। तो ये जो जेट स्ट्रीम बहती है ये ऊपरी सतह पे बहती रहती है। अब क्या होता है कि कभी कभी ये मिएंडर करती है, मतलब बिल्कुल ऐसे गोल सा नहीं घूमती ये हवाएं ऊपरी एटमॉस्फेयर पे, ये हल्का हल्का मिएंडर करती है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होती रहती है। तो जब प्रेशर या पोजीशन चेंज होती है, तो जो वो हल्का सा भी एरिया झुक के नीचे की तरफ आएगा तो उस रीजन में बहुत तगड़ी प्रेशर क्रिएट करेगा, बहुत सारा हवा का झोंका वहाँ से गुजरेगा। तो इसी वजह से वहाँ का तापमान या जो वहाँ का एयर मास है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसके बाद हम रोजबेरी वेव्स के बारे में भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो जेट स्ट्रीम है वो होती क्या है। जेट स्ट्रीम मतलब एक हाई एल्टीट्यूड पे आपका एक वेस्टर्ली विंड्स बह रही है ट्रोपोस्फियर में, जिसे आप कहेंगे क्या, जेट स्ट्रीम। ये स्ट्रीम बहुत ही पावरफुल होती है और ये क्या करती है, अपर एयर सर्कुलेशन करती है, मतलब ऊपरी एरिया में। तो ये जब बहती है तो इंडिया के ऊपर जो जेट स्ट्रीम बहती है वो बहती है हिमालय के साउथ में। हिमालय का साउथ का है, मतलब जो इंडिया का रीजन है मोस्टली।
अगर वो जेट स्ट्रीम हिमालय नहीं होता तो वो उधर चली जाती है, पर वो हिमालय के साउथ में बहती है साल भर, सिवाय गर्मियों के। गर्मियों में क्या नहीं बहता गर्मियों में अर्थ के ऊपर से? जेट स्ट्रीम कब तक बहती है? साल भर बहती है सिवाय गर्मियों के। और जेट स्ट्रीम हिमालय के साउथ में बह रही है, क्योंकि ऊपर एक लो प्रेशर बन रहा था, फिर भी हिमालय की वजह से ये कहाँ बह रही है? साउथ में बह रही है। अब बात आती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। एक चीज़ होती है जो होती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जिसकी वजह से वेस्टर्ली फ्लो की वजह से जो आता है। अब ये कहानी क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि समर में जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि सन मूव कर रहा है, तो लेट्स से ये अर्थ है, ये इंडिया है, सन है मान लीजिए। ये समर में क्या हो रहा है? लो प्रेशर यहाँ बन रहा है, यहाँ हिमालय, यहाँ भी लो प्रेशर बन रहा है, ये पूरी भट्टी की तरह तप रहा है जो तिब्बत का प्लेट्यू है। यहाँ क्या होता है, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आती है, ठीक है, वो हिमालय के नॉर्थ में मूव कर जाती है, ठीक है, हिमालय के नॉर्थ में मूव करके मतलब इंडिया के ऊपर से निकल गई। लेकिन एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है, जिसे आप सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, जो कि इसमें पेनिनसुला के ऊपर बह रही होती है। पेनिनसुला कहाँ है? ये रीजन है। ये कहाँ से आ रहा है? ये इधर से आ रही है हवाएं, और ये लगभग 14 डिग्री नॉर्थ के रीजन में बहती हैं समर मंथ्स के दौरान। ये जब तक चलता रहेगा उसी बीच में गर्मी बढ़ेंगी, फिर वहाँ हवाएं उसे भरने के लिए आ जाएंगी साउथ इंडियन ओशन से, जो कि आपका मानसून साथ खींचे चली आएंगी। मतलब आफ्टर कुछ पॉइंट के टाइम यहाँ से जो हवाओं का आपने देखा था, मानसून का आगमन होगा, तेज़ हवाएं आएंगी और बरसात करते हुए इस रीजन से आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। तो ये बेसिक कहानी है। लेकिन वो ये जेट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या था? वो ट्रेड विंड्स थी। ये जेट स्ट्रीम है, वो विंड्स थी। यही डिफरेंस है दोनों में। जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेयर में होती है। तो अब ये जो कहानी हमने देखी समर और विंटर में, हमने देखा जेट स्ट्रीम की क्या पोजीशन रहती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहाँ मूव कर रहा है और कहाँ पर कौन सी विंड्स मूव कर रही हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो बात करता है मानसून के बारे में। हमने पहले ही देखा कि मानसून की विंड्स जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो इस पूरे रीजन में बारिश करती हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से जब अरब के लोग इंडिया आते थे, तो जो विंड्स बहती थी, सीजनल रिवर्सल होता था विंड से, उनके जहाज आते थे इस कारणवश की हवाएं तेज चल रही हैं, साथ उनके साथ जहाज चले जाते थे। इसलिए उसे वे कहते थे इस टाइम में जो हवा है वो मुड़ जाएगी, वापस हो जाएगी, इसलिए उसे वो मानसून कहते थे। तो इस रिवर्सल के चक्कर में उनका फायदा ये होता था, उनके जहाज जो थे ना वो इंडिया तक पहुंच जाते थे। तो इस वजह से ये जाना जाने लगा, मानसून इसका नाम पड़ गया। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि जो गर्मियाँ तपती गर्मी होती हैं उससे निजात दिलाता है मानसून का विंड। और खासतौर पे साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो साथ में बहुत सारी नमी और बारिश लेके आता है। और इसकी वजह से, इस रिवर्सल की वजह से न सिर्फ उन जो सेलर्स से पहले उनको फ़ायदा होता था, बल्कि जो इंडिया के सबकॉन्टिनेंट का जो प्रोडक्शन था वो मानसून की वजह से ही होता था। तो इसलिए हमें पता ही है कि मानसून की इंपॉर्टेंस क्यों है। लेकिन इंडियन मानसून का जो रीजन है वो क्या है? अब देखिए, अगर आप अर्थ की बात करें तो क्या सिर्फ इंडिया में मानसून आता है या क्या सिर्फ साउथ एशिया में मानसून आता है? तो वो गलत है। सब कॉन्टिनेंट के अलावा और भी एक मानसून जोन होता है 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ का। इस रीजन में एरिया आता है, पर क्योंकि वहाँ पर लैंड एरिया जहाँ होगा वहीं तो मौसम का प्रभाव होगा। तो ये जो मानसून का मैकेनिज्म है वहाँ उतना स्ट्रांग नहीं रहता जितना यहाँ होता है। इसका कारण ये है कि ITCZ मूव कर रहा है और जो लोकेशन है वो वहाँ है। लेकिन ये किस रीजन में होता है? 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के रीजन में मोस्टली मानसून का एरिया होता है, जहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया हो जो 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ का, वहाँ पर मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है। अब जब बात आ रही है मानसून की, तो मानसून होता क्या है? तो मानसून को लेकर 4 बेसिक थ्योरियाँ, 4-5 थ्योरियाँ जो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम डेप्थ में नहीं कर रहे हैं। आगे की वीडियोज़ में आपको इन डेप्थ देखने को मिलेगा। यह एक बेसिक इंट्रो है इसका। ये अब देखिए, 2 कहानियाँ इसके पीछे मानी जाती हैं कि एक जो लैंड और वाटर है उसमें हीटिंग का पैटर्न अलग अलग है, क्योंकि लैंड मास इंडिया में है काफ़ी ज़्यादा। इसके चारों तरफ सी है, ठीक है। तो सी के पास क्या होगा? हाई प्रेशर होगा और लैंड में लो प्रेशर होगा। हीटिंग कूलिंग होगी तो हवाएं इस तरफ आएंगी, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। एक कहानी यह है कि जो ITCZ की बात की थी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो नीचे से था, ये 5 डिग्री ऊपर चला जाता है। इसकी वजह से मानसून ट्रेड विंड यहाँ चली जाती हैं। ये दूसरी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी क्या कहती है कि हाई प्रेशर एरिया जो मेडागास्कर के पास है, ये मान लीजिए मेडागास्कर का रीजन है, यहाँ पर जो हाई प्रेशर एरिया बन रहा है ये इंडियन ओशन में पड़ रहा है। यह मेडागास्कर है, ये आपका इंडिया मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो इंडिया में जो लो प्रेशर एरिया इधर बन रहा है, इधर हाई प्रेशर बन रहा है, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा पुश मिलती है हवाओं को, जिस वजह से हवाएं इंडिया में घुस जाती हैं और ज़्यादा बारिश करवा पाती हैं। वो रिवर्सल को इसका भी एक प्रेशर काम करता है। फिर एक कहानी है कि जो तिब्बत का प्लेट्यू वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ठंड के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, और जो वर्टिकल एयर है काफ़ी मूव करती है वहाँ से,
और जो लो प्रेशर बनता है उसकी वजह से हवाएं उधर की तरफ जाती हैं और बरसात कराती हैं इस रीजन। और जो लास्ट थ्योरी वो ये है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में जाती हैं और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली स्ट्रीम जो बनती है इंडियन पेनिनसुला के ऊपर समर में, इसकी वजह से होता है। तो ये 5 बेसिक थ्योरीज हैं, हम इसको आगे और डेप्थ में कवर करेंगे, पर मैं आपको बेसिकली बता दूं 5 क्या क्या थ्योरी थी। पहली बात क्या थी, सी और अर्थ अलग अलग तरह से डिफरेंटली हीटअप होते हैं, ये मानसून बनने का कारण बन जाता है। दूसरा क्या था, दूसरा ITCZ मूव कर जाता है। तीसरा, मेडागास्कर के पास जो हाई प्रेशर बन रहा है वो इसको प्रभाव में ला रहा है। चौथा बताइए क्या था, चौथा तिब्बतन प्लेट्यू गर्म हो जाता है। और पांचवा, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के नॉर्थ में मूव करती हैं और एक ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनती है, जिसकी वजह से इंडियन पेनिनसुला में मूवमेंट होती है और जो माहौल बनाता है मानसून यानी ईयर के रिवर्सल का। ठीक है, ये 5 बेसिक थ्योरीज हैं जो हमने कवर करी हैं अभी। अब इसके बाद बात आती है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस होता क्या है, ITCZ होगा क्या, भाई इतनी कहानी हो रही है तो इसको थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं। ITCZ असल में इक्वेटर के रीजन में लो प्रेशर बनता है, इक्वेटोरियल रीजन में। यहाँ पर ये जो रीजन है ना, इसे हम कहेंगे ITCZ। यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स हैं वो आकर मिलती हैं, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज हैं जो इस साइड से आ रही हैं और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज इस साइड से आ रही हैं, दोनों आके मिलेंगी यहाँ। तो जहाँ वो कन्वर्ज करते हैं इसे कहते हैं आप ITCZ। और ये जो कन्वर्जेंस का जोन है ये इक्वेटर के पैरेलल होता है, लेकिन कभी कभी जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है तो उसके साथ थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, 5 डिग्री ऊपर या नीचे खिसकता रहता है ये। तो ये जो मूवमेंट होती है ITCZ की, जहाँ पर हवाएं आके मिलती हैं दोनों ट्रेड विंड्स, इसकी वजह से प्रभाव ऐसा क्रिएट होता है कि मानसून को बहुत फायदा पहुंचता है। अब इंडियन मानसून की जब बात आती है तो जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो रही हैं और जो हाई प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया, वो भी अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस दिख रहा है, उसकी वजह से प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ईस्टर्न इंडियन ओशन है उसमें भी लो प्रेशर बन जाता है। ईस्टर्न इंडियन ओशन किस साइड है, ये इंडिया है, नीचे इंडियन ओशन है। सदर्न इंडियन ओशन में हमें पता है लो प्रेशर बन रहा है, लेकिन जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है इस रीजन में भी एक लो प्रेशर बनता है। लेकिन हमने हाल में देखा है कि वो जो ईस्टर्न इंडियन ओशन में जो लो प्रेशर एरिया बन रहा था उसका रिवर्सल हुए जा रहा है, मतलब ईस्टर्न पैसिफिक में लो प्रेशर हो जा रहा है ज़्यादा इंडियन ओशन के मुकाबले। ठीक है, और इस जो चेंज होते हैं इसको हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन यानी एनसो, जिसे एनसो कहते हैं, मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अब एल नीनो क्या है, एल नीनो भी देखते हैं क्या कहानी है एल नीनो। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है, जब तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में एक डिफरेंस आता है प्रेशर का, जिसकी वजह से मानसून की इंटेंसिटी बढ़ती है। जो प्रेशर डिफरेंस जब नेगेटिव होता है तो इसे हम बिलो एवरेज यानी नॉर्थ लेट मानसून कहते हैं, और जब ये ज़्यादा होता है तो हम उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग मानसून। लेकिन जब एसओ होता है यानी जब सदर्न ऑसिलेशन होती है, जिसे हम एल नीनो कहते हैं, यानी फुल फॉर्म ENSO है, मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसका मतलब होता है कि जो ओशन करंट है जिसको पेरू के रीजन से आगे चले जाना चाहिए, वहाँ से गर्म रीजन पानी का आगे चला जाता है, ना कि ठंडा पानी का रीजन। तो एनसो में होता क्या है कि जो मूवमेंट है पेरू के रीजन जो है ना, पेरू का रीजन जो अफ्रीका के पास पेरू का रीजन आता है सदर्न अमेरिका में, वहाँ से एक आपको गर्म पानी का रीजन इस साइड जाता है, वार्म वाटर फ्लो करती है, उसकी जगह में ठंडा वाटर यहाँ पे फ्लो कर जाता है, तो वहाँ पे आपको एल नीनो कहते हैं उसको। अब ये क्या कहानी है, चलिए देखते हैं। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का रीजन यहाँ है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर होगा, यहाँ ऊपर इंडिया होगा, मान लीजिए ये ऐसे फॉर्म कर रहा है। तो होता क्या है, जब नॉर्मल एयर होता है तो यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है, ठीक है, यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है, यहाँ पे हल्का हल्का गर्म, यहाँ हाई प्रेशर एरिया बनेगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वार्म वाटर इस साइड बहता है इक्वेटर के रीजन में। लेकिन एल नीनो के टाइम में क्या हो जाता है, यहाँ जो ठंडा पानी निकलना चाहिए उसके बदले में यहाँ से गर्म पानी इधर मूव करना चाहिए, उल्टा मूव करने लगता है। ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी साइड मूव करने लगता है, तो उल्टा प्रेशर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एल नीनो। एल नीनो में क्या, एल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड, एक बच्चे को कहते हैं स्पेनिश में। और इस वजह से जब ये टाइम आता है ना स्पेनिश वर्ड है चाइल्ड का, तो ये बेबी क्रैश के बारे में कहा जाता है, क्योंकि जब एल नीनो बनता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ जाती है। ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ेगी तो आप ही बताइए, यहाँ अगर ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन भी कमज़ोर पड़ेगा। यहाँ जो सदर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर बन रहा था, हाई प्रेशर बन रहा था, वो नहीं बनेगा फिर। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं बनती जाती हैं, इसकी वजह से जो मानसून है वो कमज़ोर हो जाता है और उल्टा प्रभाव होता है। ये एक स्पेसिफिकली हम आगे इन डेप्थ और भी कवर करेंगे टॉपिकली आगे,
ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इसकी, आपको पहले बता देना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि इंडियन ओशन पे इम्पैक्ट हुआ, ईस्टर्न इंडियन ओशन पे इम्पैक्ट हुआ, पैसिफिक पे ओशन इम्पैक्ट हुआ, तो ओवरऑल पैटर्न होता है ये। अब भाई मानसून आता कैसे और जाता कैसे उसको समझते हैं। मानसून नॉर्मली क्या होता है, ट्रेड विंड्स तो हर साल चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, उनका एक पैटर्न है। मानसून में होता क्या है, हवाएं मुड़ जाती हैं, वापस हो जाती हैं, तो वो स्टीडी विंड्स नहीं होती, वो प्रेशर, टाइम और मौसम के हिसाब से रिवर्स करती हैं, तो उनका टाइम भी कम होता है। 100 से 120 दिन का टाइम होता है मानसून का। अब अगली बात आती है मानसून की कहानी है कि मानसून जब भी आता है तो अपने साथ बहुत सारी बारिश लाता है, और जो एक गर्म रीजन था यहाँ पे कंटिन्यूसली कई दिनों तक ब्रस्ट होता है, हवा मतलब बारिश लगातार बढ़ती चली जाती है। और ये जो ब्रस्ट मानसून होता है ना, बस्ट तो मानसून, ये डिफरेंशिएट करता है किससे, प्री मानसून शॉवर से। मानसून के पहले भी कुछ बरसात होती है, उसे हम कहते हैं प्री मानसून शॉवर्स। और जब ये ब्रस्ट आता है, बहुत सारे हवाएं बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा रेन होता है, उसे हम कहते हैं मानसून शॉवर्स, इसे बर्स्ट ऑफ मानसून भी कहते हैं। इसके अलावा जब ऑनसेट होता है मानसून का, जब मानसून आता है ना इंडिया के सदर्न पेनिनसुला में, तो पहले वीक ऑफ जून से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे ये अरेबियन ओशन सी से होते हुए बे ऑफ बंगाल ब्रांच में बढ़ जाता है। और अरेबियन सी की जो ब्रांच है मुंबई पहुंचती है, वो लगभग 10 जून को पहुंच जाती है। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो धीरे धीरे असम में आती है पहले वीक ऑफ जून में, मतलब 10 जून को ये अरेबियन सी वाली ब्रांच मुंबई पहुंची, और फर्स्ट वीक ऑफ जून में मतलब 7 जून से पहले पहले एक आपकी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच असम पहुंच जाती है। असम में इसलिए असम बे ऑफ बंगाल के रीजन के पास है। अब जब मानसून आता है तो वो वेस्ट में गंगा प्लेन्स की तरफ जाता है, और मिड जून आते आते जो अरेबियन सी की ब्रांच होती है वो पूरा गुजरात वगैरह कवर कर लेती है, और फिर ये आके मर्ज करती है कहाँ पर। अब अगर कोई ये इंडिया का मैप देखे, यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, तो कहाँ जाके मर्ज करेगी, गंगा प्लेन्स के ऊपर, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब का रीजन जाए, वहाँ पर आके ये मर्ज कर जाती है, और वहाँ पे तगड़ी बारिश उस रीजन में भी होती है। तो दिल्ली की में इस वजह से शॉवर्स होते हैं, वो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता है वो जून में आता है, और जुलाई के फर्स्ट वीक तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूरे राजस्थान में मानसून आ चुका होता है। जुलाई तक ये हिमाचल प्रदेश पहुंचता है और पूरे देश में फैल जाता है। तो ये मानसून का पैटर्न है, आपको एक अंदाजा देना चाहिए कि जून जुलाई तक में फैल रहा है, किस किस तरह से फैल रहा है। डेट आपको नहीं पता होनी चाहिए, एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि लेट्स से फर्स्ट वीक जून में आया, उसके बाद जुलाई तक पूरे इंडिया में फैल जाता है ये। तो ये आता है और जो ऑनसेट होता है, तो इस तरह से ये इंडिया में एंटर करता है मानसून। अब मानसून एंटर करेगा तो मानसून को जो मानसून का विड्रॉल होगा, उसके बाद विड्रॉल में क्या होगा, वो धीरे धीरे विड्रॉ होता है, और विड्रॉल में भी बहुत सारी बरसात होती है। और नॉर्थ वेस्ट के स्टेट जो हैं वहाँ पहले सितंबर में इसका विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर तक कंप्लीटली नॉर्थ का जो रीजन है वहाँ से मानसून विंड्स निकल जाती हैं, और फिर ये जब वापस आ रही होती हैं तब ये साउथ इंडिया में तगड़ी बरसात करती हैं, क्योंकि वहाँ जो उस रीजन में बे ऑफ बंगाल के पास जो हल्का सा रेन जो मॉइस्चर वो सी से लेती हैं, वो उसको वहाँ गिरा देती हैं। तो जब मानसून आता है तो जो पहला मानसून शॉवर था दिसंबर से लेकर फर्स्ट वीक तक विड्रॉ हो जाता है पूरा, और इस तरह पूरा मानसून विड्रॉ हो जाता है। तो ये तो मानसून की कहानी हो गई। अब बात करते हैं सीजन्स के बारे में। सीजन्स मतलब मौसम, हमें पता है जो क्लाइमेटिक मौसम है हमारे, वो ठंडी, गर्मी और ऑटम वगैरह सारे हम देखते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, ऑब्वियसली जो सीजन्स हैं उनको डिफाइन आप करेंगे कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन और एडवांसिंग मानसून या रिट्रीटिंग मानसून के हिसाब से, ठीक है। और थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होता ही है क्योंकि इंडिया का रीजन बहुत बड़ा है। पहली बात आती है कोल्ड सीजन की। कोल्ड सीजन कब आएगा, मिड नवंबर में नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, जो फरवरी तक रहता है। दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे एरियाज रहते हैं, मंथ रहते हैं। और लेकिन ये खास बात जो कोल्ड वेदर की है, ये नॉर्थ में ज़्यादा कोल्ड रहेगा, और सी यानी कोस्टल एरियाज़ के ऊपर उतनी ठंड नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर सी है और वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। तो जो फ्रॉस्ट वगैरह जो तगड़ी आपको ठंड देखने को मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी, नॉर्थ में देखने को मिलेगी। चेन्नई का जैसे कि आप 24 से 25 डिग्री रहेगा, जबकि ऊपर 10 से -15 डिग्री तक पहुँच जाता है टेम्परेचर। नॉर्थ इंडिया में फ्रॉस्ट देखने को मिलेगी, हिमालयन रीजन में तो और ज़्यादा आपको फ्रॉस्ट देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली दिल्ली और जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ स्मॉग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है नॉर्थ रीजन में। तो जब ये सीज़न आता है ठंड का, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल करी, तो पूरी इंडिया में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बह रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जब आती है तो वो ज़्यादा पानी साथ में नहीं लाती है, तो वो लैंड से सी पे जाती है, तो ये सीज़न पूरा ड्राई रहता है, ठीक है। क्योंकि लैंड से सी की तरफ आ रही है तो लैंड पर मॉइस्चर नहीं जो पिक कर पाएगी वो, तो जो थोड़ा बहुत वो पिक करती है वो यहाँ से पिक करती है नमी, वो पिक करते हुए यहाँ बरसात करते हुए निकल जाती है वो इस रीजन में। तो इसलिए दिसंबर के आसपास तमिलनाडु के रीजन में बारिश होती है। और उसके बाद नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन बन जाता है और थोड़ी बहुत विंड मूव करती है। इसकी वजह से क्या होता है, हल्की फुल्की वहाँ बारिश होती है क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होंगे, वो मेडिटेरेनियन सी से आते हैं
और वेस्टर्न एशिया होते हुए इंडिया में आते हैं और हल्का सी बरसात यहाँ कराते हैं, जिसकी वजह से पंजाब के रीजन में गेहूं की बहुत बम्पर फसल होती है। और ये थोड़ी सी बरसात जो होती है ना, इसके अलावा जो इंटरनली भी होती है, इसे महावत भी कहते हैं, और रबी क्रॉप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बरसात। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आती है, लो प्रेशर सिस्टम बनता है इसके कारण से। कहाँ से आ रही होती है? मेडिटेरियन के रीजन से आ रही होती है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है, जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे उतना ठंड खतरनाक पड़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो सी का मॉडरेटिंग इम्पैक्ट है, और दूसरी वहाँ का लैंडफॉर्म भी कुछ ऐसा है कि वहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती। और जब वेदर की बात करें, हॉट वेदर की बात करें, तो स्पेसिफिकली जितना आप नॉर्थवर्ड बढ़ेंगे, आपकी ग्लोबल हीट बेल्ट नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगी, और इसकी वजह से मार्च से मई का रीजन सबसे गर्म वाला होता है भारत के रीजन में। अब जो आप गर्मियों के सीज़न की बात कर रहे हैं, तो जो हीट बेल्ट होगी वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी? वो ऑफकोर्स प्लेन्स में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और अप्रैल के आसपास गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के रीजन में 40 डिग्री का आपका एक बेस बन जाता है टेम्परेचर का, हाइट का। और पेनिनसुला रीजन में कम रहता है, क्योंकि ओशियंस है, वो मॉडरेट करते हैं टेम्परेचर को। पेनिनसुलर रीजन कौन सा है? ये आपका पेनिनसुलर रीजन है, जहाँ पर सी है तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा, वो उसको रेगुलेट कर देता है। जबकि जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, तो उस रीजन में आपको गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, एयर प्रेशर जो है नॉर्दर्न पार्ट में वो धीरे धीरे मई के आसपास लो प्रेशर बनने लगता है, और ये पूरा रीजन लो प्रेशर बनाता है, फिर एयर सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और फिर आपको मानसून का आगमन होता है, जिसे हम कहते हैं फिर ऑनसेट होता है। इसी बीच में कुछ गर्म हवाएं यहाँ बहती हैं, डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं। जो गर्म हवाएं बहती हैं उन्हें हम कहते हैं लू। ये स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट विंड्स होती हैं, जो दिन में बहती है नॉर्दर्न इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के भी पार्ट में, इस रीजन में आपको बहेगी। और ये कभी कभी शाम तक बहती हैं, मगर इसको लेके काफ़ी समस्याएं रहती हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कई लोगों की जान तक ले जाती है, हीट वेव्स भी कहते हैं। इसके अलावा डस्ट स्टॉर्म गर्मियों में बहते हैं, क्योंकि ये हवाएं बहती हैं, थोड़ी देर गर्मी से जान बचती है लोगों की, पर रेदर ये काफ़ी ज़्यादा धूल अपने साथ ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोकलाइज थंडरस्टॉर्म भी होते हैं। लोकलाइज थंडरस्टॉर्म मतलब कुछ बरसात हो गई लोकली रीजन में, हेल स्टॉर्म कहीं पड़ गए, कहीं बारिश हो गई। तो वेस्ट बंगाल के रीजन में ऐसे जो हेल स्टॉर्म आते हैं, आंधियाँ चलती हैं, उन्हें कहते हैं काल बैसाखी। इसके अलावा रीजनल कई सारी जो ऐसी एयर पैटर्न्स बहती हैं, जो चेरी ब्लॉसम हुए, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की लोकल विंड्स बहती हैं। हर लोकल विंड्स का नाम अलग अलग होता है, जो हमें याद होना चाहिए। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, पर प्राइमरीली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। अब अगर हम गर्मियों के बारे में और बात करें, तो इसके बाद क्या होगा? मानसून आ जाएगा, फिर वहाँ हर रीजन में अलग अलग लोकल विंड्स बहेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटका और केरला में बहती है, राइपिंग में मदद करती है, उन्हें मैंगो शावर्स कहते हैं। हल्की बरसात आती है जब समर्स बंद होने वाले होते हैं, ख़त्म होने वाले होते हैं, तो मानसून शावर्स आने शुरू हो जाते हैं, प्री मानसून शावर्स भी कहते हैं। उसी समय में जो कर्नाटका केरला के रीजन में जो होती है बरसात, उसे हम कहते हैं मैंगो शावर्स, क्योंकि वो मैंगोज के लिए पकने में मदद करते हैं। तो फिर आपका ऐसे एयर विंड आना स्टार्ट हो जाती है। देखिए गर्मियों में ऐसा सिचुएशन होता है विंड्स का, और ठंडियों में ऐसा होता है रिट्रीटिंग वाला। तो ये है कहानी किस चीज़ की? मूवमेंट की। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेशर कैसा बन रहा है, उस हिसाब से वहाँ पर मूवमेंट होती है एयर की। अब बात आती है कहानी एडवांसिंग मानसून की, यानी रेनी सीजन स्टार्ट होने की। अर्ली जून के आसपास, जैसे आपको पता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आती हैं, और सब ट्रॉपिकल और सदर्न ओशन से आके वो इक्वेटर से निकलकर कहाँ आती हैं? सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ती हैं। कहाँ से आ रही हैं? गर्मा गर्म ओशन से आ रही हैं, बहुत सारा एवेपोरेशन लेके आ रही हैं, साथ में हवाएं लाती हैं बहुत सारी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है। और जून में जैसे हमने पढ़ा, डेट वाइज भी पढ़ा कि भाई जून में आया, पहले वीक में मुंबई में घुसा, गुजरात होते हुए जुलाई तक ऑल ओवर इंडिया फैल जाती है। ये काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ आती है, 30-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसके बाद लो हो जाता है। 250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है, अलग अलग रीजन में अलग अलग रेनफॉल होती है। डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करें, जो मध्य प्रदेश का रीजन है, वहाँ भी अगर बात करें, तो वहाँ रेन शेडो एरिया होते हुए भी, रेन शेडो एरिया किसे कहते हैं? जैसे कोई यहाँ पहाड़ है और सारी बरसात यहाँ हो जा रही है इससे टकरा के बादलों की, और बाकी बादल ऊपर से निकल जा रहे हैं, तो यहाँ बहुत बारिश होगी। लेकिन ये जो शेडो रीजन है वहाँ बरसात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे बादल यहाँ टकरा गए और जो जाने थे वो ऊपर से निकल गए। फिर भी जो शेडो रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का और मध्य प्रदेश का, वहाँ पर बरसात होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा विंड के साथ रेनफॉल आती है। तो लेकिन वही जब आपके जो क्लाउड्स हैं, जो एयर्स हैं, जी जाके फनल जैसे एरिया में से घुस जाती हैं, जहाँ ये बार बार घूमती रहती हैं, तो कई बरसात कराती हैं। वो फनल जैसा रीजन वहाँ होता है। लेट्स से यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ पीछे भी एक पहाड़ है, एक हवा का झोंका आया, पहले इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर वो घूम घूम के यहीं घूमता ही रहेगा, थोड़ी देर बाद निकलता है यहाँ से। तो वो जो फनल टाइप घूमता है वो होता है कहाँ? नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में। इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे मौसिन नाम जो सबसे ज़्यादा बरसात रिसीव करने वाला दुनिया का प्लेस है,
वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर फनल शेप एक लोकेशन बन जाती है। इसके अलावा जो गंगा वैली है उसमें अब जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, मतलब लेट्स से ये आप मान लें कि ये गंगा वैली है, तो यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे से जाएंगे वैसे से बरसात कम होगी। और ओवरऑल इंडिया में भी आप जैसे से वेस्ट में जाएंगे तो बरसात कम होती जाती है, क्योंकि राजस्थान के रीजन में बारिश ऑफकोर्स नॉर्थ से कम होती है। ये आपकी एडवांसिंग मानसून की कहानी है डेट वाइज, जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है इसके बाद क्या होगा एडवांसिंग मानसून के बाद, जब ब्रेक होगा मानसून का टूटना स्टार्ट होगा। अब ये ब्रेक क्या होता है, मानसून में एक ब्रेक्स आते हैं, इसका मतलब वेट और ड्राई स्पेल चलते हैं, कुछ दिनों के लिए बरसात नहीं होगी, ठीक है, फिर उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी। जो वो ब्रेक होता है उसके बाद अचानक से फिर बरसात स्टार्ट हो जाती है, इसे हम कहते हैं ब्रेक्स। ये जो ब्रेक्स होते हैं ये मानसून का ट्रॉफ चलता है उसकी वजह से होते हैं। मतलब लेट्स से ये जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर किसी रीजन में बढ़ा फिर वो आगे की ओर चला गया, तो कुछ दिन कुछ एरियाज में बरसात नहीं होती, मूवमेंट हो जाती है किस तरफ, प्रेशर एरियाज चेंज हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ी दिन के लिए ब्रेक मिल जाता है 10 दिनों का। 10 दिनों के बाद फिर बरसात स्टार्ट हो जाती है, तो उसे आप कहते हैं ब्रेक। तो जो ये होता क्यों है, क्योंकि जो मानसून का एक्सिस है जो ट्रॉफ ला करता है प्लेन्स के ऊपर, वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, पर कुछ समय के लिए गैप आता है जहाँ वहाँ बरसात नहीं होती। जैसे जैसे एक्सिस हिमालय की तरफ जाता है वैसे वैसे ड्राई स्पेल प्लेन्स में बढ़ते जाते हैं, ठीक है, और माउंटेन्स रीजन में ज़्यादा बरसात होती है। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि एक तो माउंटेन्स के रीजन उनके पास बादलों के पास पर्याप्त जगह है जहाँ वो या माउंटेन से टकरा के बरसात करा दें, या फिर जो मॉनसूनल हवाएं हैं वो जाके सीधा टकराती हैं पहाड़ों से। इसके अलावा जो ट्रॉफ है प्लेन्स का ट्रॉफ, वो ऐसा होता है मानसून का कि वो कुछ दिनों का गैप देता है, इस वजह से प्लेन्स में कुछ एरिया टाइम बचता है जहाँ बारिश नहीं होती। इसके बाद जब और ये आपकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ेगी और ज़्यादा बरसात होती जाएगी, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ डिप्रेशन बन जाएगा बे ऑफ बंगाल के ऊपर, और ये डिप्रेशन होता है मानसून ट्रॉफ ऑफ लो प्रेशर जिसे हम कहते हैं। ये यहाँ पर बनता है, कहाँ है आपका बे ऑफ बंगाल, यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल, यहाँ वो लो प्रेशर का ट्रॉफ बनता है, डिप्रेशन का ट्रॉफ बनता है, और यहाँ पे बहुत भारी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उस रीजन में आते हैं। और क्योंकि जो मानसून है वो काफ़ी अनसर्टेन होता है, ड्राई स्पेल आए वेट स्पेल आए, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी हमें कुछ पता नहीं, वो जो ब्रेक्स है वो ज़्यादा दिन भी रह सकते हैं। कभी कभी मानसून उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जैसे हमने पढ़ा कि एल नीनो का इम्पैक्ट हो सकता है, इरेगुलर होते हैं। इस वजह से जो फार्मिंग शेड्यूल इंडिया के किसानों को काफ़ी दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि इंडिया की फार्मिंग प्राइमरली मानसून के ऊपर बेस्ड है कि कितने टाइम पे कितनी बारिश होगी, पर आमतौर पर उतनी बारिश नहीं होती। उसका नुकसान ये होता है कभी बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है। इस रीजन के बाद क्या होता है, मानसून वापस जाता है। तो रिट्रीट जो होगा मानसून का, वो सबसे पहले कहाँ से रिट्रीट होगा ये बताइए। सबसे पहले रिट्रीट होगा किस रीजन से, सबसे पहले नदर्न रीजन से वो बाहर की तरफ निकलेगा। और रिट्रीट जब होता है, जो रिट्रीट होते जो मानसून का रिट्रीट होता है वो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाता है। जो लो प्रेशर है वो प्लेन से हटकर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने लगता है, और यहाँ पर काफ़ी साइक्लोन्स आते हैं उस रीजन में। उसके बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, और फिर आपके पास एक ड्राई स्पेल आता है, और उसके बाद ठंडियों का मौसम शुरू हो जाता है। तो एक अक्टूबर हीट भी कहते हैं कि जो बीच में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण, जिसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं। उस टाइम में थोड़ी गर्मी बढ़ती है। उसके बाद फिर जो लो प्रेशर है वो किधर चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल के रीजन में, और ठंड की शुरुआत हो जाती है प्लेन्स में एक तरह से। उस रीजन में होता ही है जब वो रिट्रीट करता है मानसून, तो जो गोदावरी कृष्णा और कावेरी का रीजन होता है वह बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, काफ़ी डैमेज पहुंचता है, क्योंकि जो एयर विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, या जो विंड्स रिवर्सल आता है वो काफ़ी तबाही मचाता है कोस्टल रीजन में, क्योंकि सी के पास ऑलरेडी मॉइस्चर उसको मिलता है, और वाटर वो पिक करती है एयर, और जिसको लाके वो पटक देती है कोस्टल रीजन में। तो जिस वजह से बहुत भारी तबाही और बाढ़ हमें देखने को मिलती है इस रीजन में। तो जो सीजनल रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत अलग अलग है। नॉर्थ में 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाती है, जबकि आपको वेस्ट के रीजन में 60 सेंटीमीटर की भी रेनफॉल कभी कभी देखने को नहीं मिलती। डेक्कन प्लेट्यू हो या सहराद्री का रीजन हो या राजस्थान हो, जहाँ बरसात कम होती है वहीं नॉर्थ के रीजन में ज़्यादा होगी, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएँ तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। तो रेनफॉल की वेरिएशन आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ आपको 400 से ऊपर का नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी। तो 200 से के आसपास के रीजन का आपको यहाँ बरसात का काफ़ी वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा, जहाँ पर शेडो जोन नहीं है, जो कि माउंटेन्स है जहाँ बरसात होती है। फिर यहाँ शेडो जोन में आपको देखेंगे बरसात कम होती है। तो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफ़ी अनइवन है, लेकिन जहाँ जैसी टोपोग्राफी है वहाँ वैसी बारिश होती है। तो इसके बाद जो वेरिएबिलिटी है वो क्यों होती है, एक तो जहाँ से मानसून आ रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है वो रीजन है, और वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, पहाड़ कैसे हैं, क्या
वहाँ का वातावरण है वो दिखाता है वहाँ की रेनफॉल की कितनी कंपैरेटिवली क्या रेनफॉल कहाँ होगा। इसके अलावा मानसून का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है, जैसे हिमालय प्रोटेक्ट करता है सब कॉन्टिनेंट को ठंडी हवाओं से जो सेंट्रल एशिया से आती हैं, उसी तरह जो मानसून है वो पूरे रीजन में बारिश पहुंचाता है ऑलमोस्ट, चाहे वो अलग अलग वेरिएशन में क्यों ना हो, चाहे वो पेनिनसुला के प्लेट हो जहाँ 3 साइड से समुद्र है और जिनमें काफ़ी ज़्यादा मॉडरेशन होता है, फिर भी वहाँ बारिश होती है। तो ये जो वेरिएशन है उसको थोड़ा कम तो करता है, पर मानसून ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में एक तरह से सीजनल अल्टरेशन लाता है, विंड सिस्टम के पैटर्न चेंज करता है और एक साइकिल देता है सीजन का, जो मानसून के बिना नहीं होती। ऑल ओवर इंडिया जो सीजन्स के साइकिल आपको देखते हैं वो मानसून की वजह से ही होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो प्रेशर, विंड और इतनी ज़्यादा रेनफॉल होगी ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो पैटर्न इंडिया में देखने को मिलता है वो हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो इसके अलावा एक और बात जो ये है कि क्योंकि पानी की जो सबसे बड़ी देन है फार्मिंग के लिए इंडिया में वो मानसून से ही आती है। तो ये कहानी है मानसून की ओवरऑल। सो आई गेस काफ़ी लंबा चैप्टर था ये, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। जो टॉपिक्स यहाँ इन डेप्थ हमने नहीं कवर किए, जैसे एल नीनो या फिर पोलर विंड्स के बारे में, वो हम आगे ट्रेड विंड्स एक्सटेंसिवली पर चैप्टर कवर करेंगे। तो ये चैप्टर तो प्राइमरीली इतना ही था। अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। अब देखते हैं कितना आप सही बना पाते हैं। कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा रेनफॉल लाता है दुनिया में? ये 4 ऑप्शन है, बताइए, हमने डिस्कस किया था अभी। अगला क्वेश्चन है, एक विंड फ्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन से समर्स में, उसे आप क्या कहते हैं? समर्स की बात करिए, इसलिए गौर कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रेनफॉल कराता है विंटर्स में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में? मानसून कब अराइव करता है इंडिया में, किस महीने में अप्रॉक्सीमेटली? ये सारी चीज़ हमने डिस्कस करी हैं। इनमें से कोल्ड वेदर सीजन जो होता है वो क्या कैरेक्टराइज करता है? मुझे उम्मीद है ये सारे आंसर आपको पता होंगे कि हमने इन सबको डिस्कस किया है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।